हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो इनसाइट्स। और आज जो हम करने जा रहे हैं, हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन का पार्ट 2 है, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कल हम जो है लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, हम थे आपके जो सबस्ट्रेट हैं आपके, उनको पढ़ रहे थे। जो सबस्ट्रेट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है हमारे पास, सबस्ट्रेट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो हम कर रहे थे। इनमें से हमने एक जो है वो कर लिया था, जो कि पहला हमारा जो सबस्ट्रेट था वो हम कर चुके हैं, दैट वाज डीएनटीपी। सो ये हमारा पार्ट डन है। इसके बाद हम मूव ऑन करने जा रहे हैं। अब जो हमारा सेकंड मैं कहूंगा कि जो आपका सबस्ट्रेट है, दैट इज प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। तो यहां से ही शुरू करते हैं। देखिए, प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन से कि क्या होता है, कैसे प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन जो है बनता है। तो देखिए, इसको समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो डीएनए है, इसका डीएनए रेप्लिकेशन का जो नेचर है, ये सेमी कंजर्वेटिव जो है नेचर होता है आपका, सेमी कंजर्वेटिव नेचर। तो देखिए, यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या है। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल डीएनए की स्ट्रैंड्स लेते हैं। ये मान लीजिए कि हमारे पास एक डीएनए है और ये इसकी दोनों स्ट्रैंड्स हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम होगा क्या, ये हमारा मान लीजिए कि दिस इज अवर डीएनए और ये आपके डीएनए की जो है दो स्ट्रैंड है। तो इसको हम यहाँ पे पेरेंट डीएनए बोल देते हैं। इसको हम यहाँ पे एज डेजिग्नेट करेंगे पेरेंट डीएनए। यहाँ पे दो स्ट्रैंड है, इनकी डायरेक्शन होगी 5 प्राइम 3 प्राइम, और ऐसे ही सिमिलरली आपका यहाँ पे 3 प्राइम होगा और यहाँ पे आपका 5 प्राइम होगा। तो देखिए, जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो होता क्या है कि ये दोनों स्ट्रैंड, अगर हम चाहें तो इनको सिंपली ऐसे पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइंस का यूज करके। ओके, हम यहाँ पे ये वाले रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। यहाँ पे बेस पेयरिंग भी है इनके बीच में। तो ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है, ये थोड़ी सी समझने के लिए हमें आसान रहेगी, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है, हमें पता है कि डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड है आपकी, वो एंटी पैरेलल नेचर की होती हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है कि ये आपके पास दोनों स्ट्रैंड है, ये अलग अलग होंगी। सबसे पहले लगा लीजिए कि हम इनको नाम दे देते हैं। जो ऊपर वाली है दैट विल बी स्ट्रैंड 1, और जो नीचे वाली है आपके पास जिसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रैंड 2। ये आपकी ओरिजिनल डीएनए है, ये पेरेंट डीएनए की स्ट्रैंड है। ओके, तो ये यहाँ पे फंक्शन करती हैं एज अ टेम्पलेट। ये यहाँ पे एज अ टेम्पलेट फंक्शन करेंगी और ये अलग होती हैं कुछ इस तरीके से। ये दोनों यहाँ पे ऐसे एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और यहाँ पे जो बेसिस हैं वो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे और डायरेक्शन जो है सेम रहेगी। तो जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए है, वो क्या कहता है कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं आपके पेरेंट डीएनए की या ओरिजिनल डीएनए की, वो काम करेंगी एज अ टेम्पलेट। ये हमने कल भी पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए में। और जो आपकी नई स्ट्रैंड्स बन रही है, मान लीजिए कि हम ग्रीन से यहाँ पे जो नई स्ट्रैंड बन रही है उनको रिप्रेजेंट करेंगे, वो इनकी सीक्वेंस को यूज करके बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी होगा। तो इसी तरीके से जो है कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का यूज करके जो आपकी स्ट्रैंड है, वो नई जो स्ट्रैंड बनने जा रही है, वो सिंथेसाइज की जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी जो दूसरी स्ट्रैंड है वो इसके साथ जुड़ेगी। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो आपके पास नए डीएनए आए हैं, इनको मैं यहाँ पे सिंपली अगर चाहूं तो इनको हम डॉटर डीएनए बोल सकते हैं। तो ये जो है, ये हमारे पास क्या है, डॉटर डीएनए। ओके, तो डॉटर डीएनए की अगर बात करूं तो पहली बात तो ये है कि ये दोनों जो है इसकी एग्जैक्ट कॉपी है। बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट डीएनए। और दूसरी जो चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो ये है कि देखिए, अगर मैं डॉटर डीएनए की बात करूं तो इनमें से जो स्ट्रैंड, एक ये वाली जो स्ट्रैंड है आपकी, ये ओरिजिनल है, ये स्ट्रैंड 1 ही है आपकी। तो जो नया डीएनए बनता है, न्यू डीएनए जो सिंथेसिस है, उसमें एक स्ट्रैंड पुरानी रहेगी और एक जो है नई आएगी। ये आपकी न्यू स्ट्रैंड है। ओके, और ये आपकी जो स्ट्रैंड 2 है वो यहाँ पे है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं ये अलग होती हैं और एज ए टेम्पलेट एक्ट करती हैं। तो इस चीज को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। मतलब कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो आपकी पुरानी स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों, ये आगे जो डॉटर डीएनए है उनमें डिवाइड हो जाती हैं, एक इसमें जाएगी और एक इसमें जाएगी। इसका फायदा क्या है कि यहाँ पे हम इन स्ट्रैंड्स को एज ए टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। और हमें पता है कि जो आपका डीएनए है उसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है, तो अगर हमारे पास एक स्ट्रैंड मौजूद है, लगा लीजिए आपके पास यहाँ पे स्ट्रैंड 1 है, तो उसका यूज करके हम नई स्ट्रैंड बना सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है। और इसका फायदा ये होगा कि आपकी जो दोनों नई स्ट्रैंड बन रही हैं वो
पेरेंट डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी होंगी आपके पास. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, इसके बाद देखिए जो यहाँ पे हमें देखने वाली बात है वो क्या है कि जब स्ट्रैंड्स अलग होती हैं तो हमने उनको पेरेंट स्ट्रैंड जो है वो कैसे काम करती हैं. जो हमारे पास पेरेंट स्ट्रैंड है वो फंक्शन करती है एज अ टेम्पलेट. ओके, एज अ टेम्पलेट. और टेम्पलेट स्ट्रैंड का फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड करती है आपको इंफॉर्मेशन, सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. प्रोवाइड सीक्वेंस इंफॉर्मेशन. इस सीक्वेंस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम नई स्ट्रैंड का सिंथेसिस करते हैं. न्यू स्ट्रैंड जो है वो इस सीक्वेंस इंफॉर्मेशन का यूज करके ही आप बनाई जाती है यहाँ पे. तो देखिए, जब दोनों स्ट्रैंड्स अलग होती हैं, मैं यहाँ पे वो पुराने वाले ये दोनों स्ट्रैंड ले रहा हूँ. लगा लीजिए ये जो है आपकी दो स्ट्रैंड थी जो अलग हुई थी. तो मैंने बताया कि आपको ये फंक्शन करेंगी एज टेम्पलेट. होना तो ये चाहिए होना तो यहाँ पे ये चाहिए कि डीएनए पॉलीमरेज आए. जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम. मतलब कि अगर यहाँ पे 5 प्राइम है तो होना यहाँ पे जो नई स्ट्रैंड बनेगी उसका 3 प्राइम एंड यहाँ पे होगा और 5 प्राइम एंड यहाँ पे होगा. तो डीएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पे जुड़ेगा और डीएनए का सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, कुछ इस तरीके से. ओके, सो होना ऐसा चाहिए. लेकिन देखिए, टेम्पलेट जो है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है. टेम्पलेट जो है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है. और डीएनए पॉलीमरेज के साथ एक छोटी सी दिक्कत है. ये आपका क्या है, यहाँ पे एंजाइम है जो कि मेन एंजाइम है आपका डीएनए पॉलीमरेज. एक्चुअली में ये एक एंजाइम नहीं होता, ये पूरी फैमिली है प्रोटीन्स की. इसमें हम पढ़ेंगे कि अलग अलग जो डीएनए पॉलीमरेजेस हैं वो कौन से होते हैं. प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग हैं, यूकैरियोट्स के अंदर अलग हैं. और डीएनए पॉलीमरेजेस के भी अलग अलग फंक्शन होते हैं. तो देखिए यहाँ पे बाइंडिंग से पहले अगर मैं बात करूं, अब लगा लीजिए कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना है. तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे, जो कि आपकी यहाँ पे टेम्पलेट है, उसके ऊपर डायरेक्ट बाइंडिंग नहीं कर सकता. ओके, डायरेक्ट बाइंडिंग जो है वो नहीं कर सकता. उसको यहाँ पे एक कंडीशन चाहिए होती है. उसको ऐसी कंडीशन चाहिए होती है, कुछ इस तरीके की कंडीशन. तो अगर ये आपका 5 प्राइम एंड है, अगर ये 5 प्राइम एंड है तो ये आपका क्या होगा, 3 प्राइम एंड. तो ये जो चीज बनी है यहाँ पे, हम ऊपर वाली को मिटा भी सकते हैं. ऊपर वाली का यहाँ पे ज्यादा रोल नहीं है, हम एक को ही लेके चलते हैं. लगा लीजिए हम एक ही स्ट्रैंड को यहाँ पे लेके चलेंगे. तो ये जो चीज होती है, ये कंडीशन आपके डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए होती है. इसके बिना डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन की, जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो नहीं कर सकता. तो डीएनए पॉलीमरेज को दो सबस्ट्रेट चाहिए होती हैं. पहला तो है आपका न्यूक्लियोटाइड या डीएनटीपीस. वो अगर अवेलेबल हैं तो उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए होता है प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन. तो टेम्पलेट तो आप समझ चुके होंगे कि जो पेरेंट डीएनए है उसकी जो एक स्ट्रैंड है वो एज ए एक्ट करती है टेम्पलेट स्ट्रैंड, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है. उसके ऊपर यहाँ पे 5 से 10 बेस पेयर का, 5 से 10 बेस पेयर लंबा एक यू कैन से आरएनए मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर डीएनए मॉलिक्यूल हो सकता है, वो आके जुड़ता है यहाँ पे. ठीक है, वो आके यहाँ पे क्या करेगा, जुड़ेगा. और इस छोटे सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है प्राइमर. देखिए, प्राइमर का बड़ा ही सिंपल मतलब है. प्राइमर जैसे कि जब आपको कोई इंजन स्टार्ट करना होता है और अगर वो शुरू नहीं होता तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं, वहां पे प्राइमर का यूज किया जाता है. आग नहीं जल रही है तो आप वहां पे प्राइमर का यूज करते हैं. प्राइमर जो है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस को शुरू करने में आपकी हेल्प करे. तो यहाँ पे जो प्राइमर यूज होता है हम उसको आमतौर पे जो है आपका आरएनए प्राइमर यूज होता है. डीएनए प्राइमर भी आप यूज कर सकते हैं बट मेनली आरएनए प्राइमर ही यूज होते हैं. ये 5 से 10 बेस पेयर लंबा है. जैसा कि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर हैं आपके. तो ये 5 to 10 बेस पेयर लंबा होगा. आरएनए भी हो सकता है आपका और डीएनए भी हो सकता है. और जब ये वाली कंडीशन होगी तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखिए जो डीएनए पॉलीमरेज है आपका वो यहाँ पे बाइंड कर सकता है. ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन. क्योंकि देखिए यहाँ पे प्राइमर है, ये वाला जो है आपका ये प्राइमर है और नीचे जो है आपके पास टेम्पलेट है. तो प्राइमर टेम्पलेट का जो है जंक्शन है. जंक्शन मतलब जोड़ है एक तरह से, जहां पे ये दोनों चीजें जो है प्रेजेंट है. तो जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन होता है उसका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रिएक्शन को
प्रोसीड नहीं कर पाएगा, आगे जो है रिएक्शन को नहीं ले जा पाएगा। ओके, अगर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मैं बात करूं, थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को हम बड़ा करके देखते हैं, जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है आपका, तो लगा लीजिए कि ये जो है आपका प्राइमर है और यहाँ पे नीचे जो है आपकी टेम्पलेट है, कुछ इस तरीके से। तो डायरेक्शन यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है, यहाँ पे 5 प्राइम है और यहाँ पे 3 प्राइम है। अब लगा लीजिए कि यहाँ पे बेसिस भी होंगे, अगर ए यहाँ पे टी है तो ऊपर ए होगा, यहाँ जी है तो प्राइमर पे सी होगा, टेम्पलेट पे अगर सी है तो जी होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का यूज करके यहाँ पे सीक्वेंस का हम पता लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की आपकी कंडीशन जो है देखने को मिलेगी। तो ये जो है आपका, इसको हम बोलेंगे प्राइमर, और ये जो स्ट्रैंड है आपकी, ये है आपकी टेम्पलेट, ये आपकी ओरिजिनल स्ट्रैंड है, ठीक है। तो प्राइमर का जो 3 प्राइम है, अगर आप याद करें कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो शुगर होती है डिऑक्सी राइबोज शुगर, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे 1 प्राइम कार्बन पे आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है, मान लीजिए एडेनाइन है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। और मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे 3 प्राइम पोजीशन है, ये आपके 1 प्राइम है, ये 2 प्राइम, और ये जो 3 प्राइम है, इसके 3 प्राइम पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे भी आपको एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट दिखेगा। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर ही आने वाला जो डीएनटीपी है, लगा लीजिए यहाँ पे एक डीएनटीपी आ रहा है, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे लगा लीजिए यहाँ पे जी है, तो इसके ऊपर सी होना चाहिए, साइटोसिन होना चाहिए, तभी ये इसके साथ वो जुड़ पाएगा। तो ये क्या है आपका, ये जो इनकमिंग डीएनटीपी है, ये आपका क्या है, इनकमिंग डीएनटीपी है। तो जो इनकमिंग डीएनटीपी है, उसका जो अल्फा फॉस्फेट है वो यहाँ पे जुड़ता है। ओके, तो ये प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन जो है, ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बिना डीएनए पॉलीमरेज आपके जो एंजाइम हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, और जो प्राइमर को, अब देखिए प्राइमर को भी यहाँ जोड़ने का काम कोई तो कर रहा होगा। तो देखिए प्राइमर जो है, प्राइमर का सिंथेसिस करना या प्राइमर को जोड़ना, प्राइमर को बनाना, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये काम करता है एक आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेजेस जो हैं वो आरएनए बनाते हैं। ओके, डीएनए पॉलीमरेजेस जो हैं वो डीएनए बनाते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज की एक खासियत होती है क्या, कि इन्हें फंक्शन करने के लिए दे डू नॉट नीड, इनको जरूरत नहीं है, किस चीज की जरूरत नहीं होती, प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन की। ये बिना प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन के भी अपना काम कर सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर सकता। तो डीएनए पॉलीमरेज को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे जो प्राइमर जुड़ता है वो आपका कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज। और ऐसे आरएनए पॉलीमरेजेस जो प्राइमर जोड़ते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमेजेस। ओके, इनको हम क्या कहेंगे, प्राइमेजेस। सो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। प्राइमर सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेजेस करते हैं, जिनको हम प्राइमेजेस कहते हैं। हालांकि देखिए कुछ केसेस में, अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, तो यूकैरियोट्स में जो प्राइमर जोड़ने का काम है वो डीएनए जो आपके आरएनए पॉलीमरेजेस हैं वो करते हैं, क्योंकि उनको प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो आई होप कि आपको दोनों सबस्ट्रेट जो हैं वो समझ में आ गए हैं। तो हमने अब तक पढ़ लिया है आपके जो दो सबस्ट्रेट्स हैं, यहाँ पे जो दो सबस्ट्रेट हैं वो कौन से हैं आपके, आपके पास है डीएनटीपी, डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा है आपके पास प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। इन दोनों के बिना डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकती है। सो इसी के साथ आगे चलते हैं, देखिए मूव ऑन करते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है, दैट विल बी, उसको हम कहेंगे द केमिस्ट्री बिहाइंड द डीएनए रेप्लिकेशन। द केमिस्ट्री बिहाइंड डीएनए रेप्लिकेशन, कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो होती कैसे है आपकी। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर हम ऊपर जाके देखें तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन को देखने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि जो अल्फा फोस्फेट है इनकमिंग डीएनटीपी का, वो 3 प्राइम ओएच ग्रुप पे जुड़ेगा। ओके, यहाँ पे जुड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ये कैसे जुड़ता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर जो है लेना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको सिंपली हम एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास शुगर है, इसके ऊपर यहाँ पे आपके पास एक
नाइट्रोजनस बेस है, लगा लीजिए एडेनाइन है। यहाँ पे आपके यहाँ पे CH2 है और CH2 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। ये फॉस्फेट ग्रुप आगे अगली शुगर से जुड़ा हुआ है और मैंने आपको बताया था कि ये OH है, ये प्राइमर है। अगर ध्यान दें आप, ये प्राइमर का 3 प्राइम एंड है। जो ये वाला पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट है, मैंने उसको यहाँ बनाया है, ठीक है, ये वही पार्ट है। और एडेनाइन जो है वो थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो यहाँ पे थाइमीन है आपके पास। और जो आपकी डायरेक्शन है वो उल्टी होगी यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ओके। ये यहाँ पे आपका 1 प्राइम पोजीशन पे थाइमीन जो है जुड़ा हुआ होगा और यहाँ पे अगेन CH2 फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट जो है अगली शुगर से जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पे अगेन आपके पास एक बेस होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे ग्वेनाइन है और यहाँ पे जो फॉस्फेट है वो आगे फिर ऐसे, देखिए जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 2 जगह जुड़ता है। फॉस्फेट ग्रुप जो है आपका एक कार्बन के एक शुगर के 5 प्राइम कार्बन से जुड़ा है और दूसरे के 3 प्राइम से, और यहाँ पे जो ये लिंकेज होती है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये कौन सी लिंकेज है आपकी? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ओके। तो देखिए जो ईस्टर बॉन्ड होते हैं वो आमतौर पे इस ऐसी कंडीशन जब आपके पास हो तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। अब यहाँ, और अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसको बोलते हैं डाई ईस्टर, मतलब कि 2 ईस्टर हैं, क्योंकि एक तो आपके पास ये वाला हो गया और दूसरा आपके पास ये वाला हो गया, तो 2 ईस्टर बॉन्ड है तो डाई ईस्टर बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे अगर जो मजेदार बात है वो ये है कि यहाँ पे कार्बन की जगह जो आपका कार्बन है उसके जगह पे हमारे पास यहाँ पे होता क्या है? फॉस्फोरस होता है, P। तो इसीलिए ये जो बॉन्ड है हम इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको बड़ा करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आपका बॉन्ड जो है बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वाला कार्बन है 5 प्राइम पोजीशन वाला, ओके, और यहाँ पे आपका जो कार्बन है वो 3 प्राइम पोजीशन वाला है, ओके। तो ये जो लिंकेज है यहाँ पे इसको हम कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो ये आपका यहाँ पे प्राइमर है, सॉरी ये जो आपकी स्ट्रेंथ चली आ रही है ये है आपकी टेम्पलेट। मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार। तो देखिए यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रैंड है इसको हम कहेंगे टेम्पलेट है, ये आपके पास, ओके। और टेम्पलेट का आप देख सकते हैं ये वाला एंड जो है ये क्या, यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है मैंने आपको बताया था कहाँ पे जुड़ता है, 5 प्राइम एंड पे, तो ये आपका 5 प्राइम एंड होगा और इस साइड आपका 3 प्राइम एंड होगा, ओके। ये प्राइमर है आपका, ये मैंने पूरा बना नहीं रखा, ये भी ऐसे ही जुड़ा होगा, बस एंटी पैरेलल है। तो यहाँ पे इसका 5 प्राइम एंड होगा और ये आपको जैसा कि आप देख ही सकते हैं ये आपका 3 प्राइम एंड है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप जो है वो 3rd कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। थर्ड जो 3 प्राइम का कार्बन है आपका उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इस एंड को क्या कहेंगे? 3 प्राइम एंड। तो जो इनकमिंग हमारे पास हम बात करते हैं जो हमारा अब यहाँ पे जो दूसरा सबस्ट्रेट है उसको लेके आते हैं हम, हमारा इनकमिंग DNTP। तो अगेन उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे देखिए उसका स्ट्रक्चर अगेन कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे उसके साथ C जुड़ा होगा। C क्यों जुड़ा होगा? क्योंकि देखिए G के साथ यहाँ पे बेस पेयरिंग जो है C ही कर सकता है। और यहाँ पे आपके पास CH2 है, CH2 के ऊपर यहाँ पे आपका पहला फॉस्फेट है, यहाँ पे दूसरा फॉस्फेट है, यहाँ पे तीसरा फॉस्फेट है। इसको हम अल्फा फॉस्फेट, इसको बीटा फॉस्फेट और इसको गामा फॉस्फेट। इसके 3 प्राइम पे आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। जो इनकमिंग DNTP है वो आपका 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जुड़ता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस फॉस्फेट के ऊपर अगर मैं इसका स्पेशल स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ अलग से, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है आपका, ओके। यहाँ पे आप OH भी लिख सकते हैं, O नेगेटिव भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। और इसके साथ ये आपका अल्फा फॉस्फेट है और ये आपका यहाँ पे बीटा फॉस्फेट है। आप O नेगेटिव लिखें OH लिखें एक ही बात, ओके। और ये आगे फर्दर कनेक्टेड है, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ये आपका फर्दर कनेक्टेड है अगले फॉस्फेट के साथ,
ओके। तो यहाँ पे ये अल्फा बीटा और गामा फॉस्फेट है। तो देखिए ये वाला जो OH है या O नेगेटिव भी अगर आप लेते हैं तो ये OH और आपका जो ये वाला OH है यहाँ पे, ये कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं और यहाँ पे वाटर जो है वो रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? हम इसको भी बना ही लेते हैं हम। आपके पास जो आपके 3 प्राइम के ऊपर ये यहाँ पे CH2 फॉस्फेट, ओके, ये जो है ये वाला जो फॉस्फेट है ये मैंने यहाँ बना दिया है। ये इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, जो ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके साथ यहाँ पे रिएक्शन करेगा और इनमें से वाटर जो है रिलीज हो जाएगा -H2O और ये बॉन्ड जुड़ जाएगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मतलब कि जो आपका ये वाला बॉन्ड है अल्फा और बीटा फॉस्फेट के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ये अल्फा फॉस्फेट यहाँ पे 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे अटैच हो जाएगा। तो कहानी क्या बनी? कहानी कुछ ऐसे बनेगी कि ये जो दोनों चीजें हैं आपकी, ये रिलीज कर दी जाएंगी। ओके, ये OH ग्रुप यहाँ से गायब हो जाएगा क्योंकि, और यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन बचेगी और ये कुछ इस तरीके से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी। ओके, और G जो है जैसे ही यहाँ पे जुड़ेगा, C जो आपके साइटोसिन है वो गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से होती है आपकी ये रिएक्शन। ओके, इसको डिटेल में यहाँ पे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ओके, मैं पूरा ही बना देता हूँ ताकि कोई यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो ये वाली जो स्ट्रैंड है ये आपका प्राइमर है। मैं इसको अलग कलर से यहाँ पे नोट करते हैं। ये वाला जो पोर्शन ना ये प्राइमर है यहाँ तक। ओके, यहाँ तक प्राइमर वाला है और ये जो बाकी है आपके पास ये इनकमिंग DNTP है। ये जो बचा हुआ है आपके पास ये वाला जो पोर्शन है इधर, इसको हम कहेंगे इनकमिंग DNTP। जो नया इनकमिंग नया जो न्यूक्लियोटाइड है वो आ रहा है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि DNTP जो है उसमें से 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या क्या रिलीज हो रहा है? आपका वाटर रिलीज होगा, उसके साथ 2 फॉस्फेट जो आपस में जुड़े हुए हैं ये रिलीज हो जाएंगे। तो जब ये बीटा और गामा फॉस्फेट हैं आपके, ये रिलीज कर दिए जाते हैं, अल्फा यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो इनकमिंग DNTP है वो कैसे जुड़ते हैं। वो कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे आपके यहाँ। और अब सोचिए कि अब ध्यान से देखिए तो जो 3 प्राइम एंड है वो यहां से शिफ्ट होके यहां आ गया। 3 प्राइम एंड जो है आपका यहां आ गया क्योंकि इस किनारे पे जो सबसे नजदीक है वो आपका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि इस शुगर के डीऑक्सीराइबोज शुगर के 3 प्राइम एंड पे है। तो अब अगर और कोई DNTP आएगा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओके, जो अगले वाला है वो उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जुड़ जाएगा और इस तरीके से जो है रिएक्शन जो है आपकी चलती रहेगी। इसके लिए हम जो है देखिए वैसे एक सिंपल सा डायग्राम भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए आई थिंक हम मुझे दिखाई देना चाहिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल है उसके अंदर से हम बढ़िया सा एक डायग्राम निकाल के लाएं ताकि आपको जो है ये चीज़ समझ में आ जाए कि जो बेस पेयरिंग है वो हो कैसे रही है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो है आपका एक एग्जैक्ट डायग्राम है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम। तो देखिए ये जो है आपका प्राइमर है। ओके, यहाँ पे जो है ये आपका प्राइमर है, ये इनकमिंग DNTP है आपका। आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ही फॉस्फेट ग्रुप है, ये अल्फा। इसका मतलब जो बीटा और गामा फॉस्फेट हैं वो रिलीज कर दिए गए हैं आपके। ये जो है माइनस हो चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं। या आप इनको यहाँ भी लिख सकते हो, या तो आप यहाँ लिख दो या फिर आप यहाँ प्लस करके भी लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से। तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने आपको बताया था कि जो फॉस्फेट के ऊपर OH ग्रुप है या O नेगेटिव ग्रुप है वो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ जो है जुड़ेगा। इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और ये दोनों ऐसे जुड़ जाएंगे। जो लिंकेज बनेगी उसको कहेंगे फोस्फो डाई ईस्टर लिंकेज या बॉन्ड। और जो आगे आने वाला इनकमिंग DNTP है, जो अगला DNTP आएगा वो यहाँ पे जुड़ेगा, ये 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, क्योंकि ये आपका 3 एंड बन गया है, 3 प्राइम एंड। ओके,
सो आई होप कि मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया था कि 3 प्राइम और 5 प्राइम हम किस बेसिस पे यहाँ पे डिनोट करते हैं। 3 प्राइम हम किसको बोलेंगे और 5 प्राइम हम किसको बोलेंगे। एक बार दोबारा से इसको समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस एंड की बात करूँ, इस किनारे की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे सबसे नजदीक क्या है आपके पास? सबसे नजदीक है आपके पास ये फॉस्फेट ग्रुप। ओके, फॉस्फेट ग्रुप कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप जो है आपके इस कार्बन पे लगा हुआ है। इस कार्बन को क्या कहते हैं? ये आपका 5 प्राइम कार्बन है, तो इस एंड को मैं क्या कह दूंगा? 5 प्राइम एंड। यहाँ पे देखिए, इस तरफ से अगर मैं बात करूं तो इस किनारे से सबसे नजदीक क्या है? सबसे नजदीक आपका जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोजन को हम नहीं मानते क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही छोटा एटम है। लगभग यहाँ पे तो हम जो मेन चीज है वो क्या है? 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है। ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है 3 प्राइम कार्बन पे। तो इस एंड को हम क्या कह देंगे? 3 प्राइम एंड। और इस तरीके से जो आपका डीएनए है उसकी डायरेक्शन ओरिएंटेशन जो है आप सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो ये रिएक्शन हो रही है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होती है, मैं समझाता हूँ आपको। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है उसमें होता क्या है कि आपका जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो आपके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अटैक लगाता है। वो अटैक करता है किस पे? एक ऐसा एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जैसे एटम दैट लैक्स इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वो एटम कौन सा है? यहाँ पे है आपका फोस्फेट ग्रुप का जो फोस्फोरस है, जो ये बीच में फोस्फोरस प्रेजेंट है, ये वाला, इसके ऊपर अटैक लगाया जाएगा। यहाँ पे भी आप इसको ऐसे भी यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। ये जो ऑक्सीजन है ये इस पे अटैक लगाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है SN2 टाइप की। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दो तरह की होती हैं, SN1 और SN2। इनका ये अलग अलग मैकेनिज्म है, इनकी केमिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा। आपको बस पता होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एक SN2 टाइप की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, अगर कहीं क्वेश्चन में आता है तो। अगर आप SN2 रिएक्शन जानना चाहते हैं तो आप 11th-12th की केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, वहां पे आपका आता है SN2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो है पॉइंट आपका क्लियर होगा। इसी के साथ देखिए, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन जब होती है, एक रिएक्शन जो है जब होती है, तो रिएक्शन के होने के चांसेस जो है वो डिपेंड करते हैं कि फ्री एनर्जी कितनी है। ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं कि फ्री एनर्जी कितनी है। ओके, फ्री एनर्जी आपको बताती है। फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है डेल्टा जी। डेल्टा जी, हम इसको गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। देखिए, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन क्या है? संभव है। डेल्टा जी अगर जीरो है तो रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, इसका मतलब रिएक्शन जो है नॉट पॉसिबल या नॉट फीजिबल है। ओके, सो अब यहाँ पे जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है, जो ये वाली रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, इस रिएक्शन का जो फ्री एनर्जी है वो आपकी होती है लगभग डेल्टा जी इक्वल टू -3.5 किलो कैलोरीज पर मोल। ओके, ये आपकी जो है गिब्स फ्री एनर्जी होती है इस रिएक्शन के लिए यहाँ पे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्री एनर्जी जो है वो माइनस में है, इसका मतलब रिएक्शन जो है फीजिबल है, या आप कह सकते हैं पॉसिबल है। लेकिन हमें एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि देखिए, जो डीएनए रेप्लिकेशन है, हमें इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन बनाना है। इरिवर्सिबल रिएक्शन, ताकि ये रिएक्शन जो है सिर्फ इसी डायरेक्शन में चले, वापस ना जाए, क्योंकि वापस चलेगी तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो डीएनए रेप्लिकेशन को हाईली फिजिबल बनाना या इरिवर्सिबल बनाने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है आपका पायरोफॉस्फेट। जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ H2O के साथ एक और चीज जो है रिलीज होती है, आपके दो फोस्फेट ग्रुप जो हैं। अब इन दो फोस्फेट ग्रुप को हम देखते हैं। देखिए, मैंने बताया कि आपको जो बीटा और गामा फोस्फेट है, बीटा और गामा फोस्फेट जो है ये रिलीज किए जाते हैं, क्योंकि अल्फा तो जो था वो इनका साथ छोड़ चुका है। और मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में मैंने आपको मेंशन किया था कि जो ये बीटा और गामा फोस्फेट के बीच का जो बॉन्ड है, ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड है। हाई एनर्जी बॉन्ड मतलब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज की जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम पायरोफॉस्फेट। इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे? पायरोफॉस्फेट। तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम है
पायरोफोस्फेटेज। ये एंजाइम क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ देता है। ये जो आपके पास यहाँ पे बॉन्ड है इसको तोड़ देगा और दोनों फोस्फेट को अलग कर देगा कुछ इस तरीके से। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सिंपल आप समझ जाइए कि दोनों फॉस्फेट जो है वो अब अलग अलग हो चुके हैं। और जब ये बॉन्ड टूटता है तो लगभग एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। वो एनर्जी लगभग इतनी होती है आपकी -7.3 से लेके -10 किलो कैलोरीज तक हो सकती है यहाँ पे पर मोल। ओके, तो देखिए आपके पास पहले रिएक्शन के पहले कितनी थी आपकी 3.5 -3.5, अब कितनी होगी। हम लोअर लिमिट लेके चलते हैं, मान लीजिए कि डेल्टा जी यहाँ पे -7.3 है, तो पिछली जो थी वो थी -3.5। अब कितनी है, यहाँ से कितनी रिलीज हुई -7.3। तो जो आपकी डेल्टा जी है वो लगभग लगभग -10 किलो कैलोरीज के आसपास पहुंच जाती है। ओके, जो -10 किलो कैलोरीज के पास पहुंच जाती है। जब डेल्टा जी इतनी ज्यादा नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 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 क्या लगभग रिवर्सिबल है, वो इरिवर्सिबल है आपकी रिएक्शन। मतलब कि ये रिएक्शन जो है सिर्फ आगे ही बढ़ेगी, वापस नहीं जाएगी। यहां से आप इस तरफ ही जा सकते हैं, सिर्फ वापस नहीं जा सकते। हमें यही तो चाहिए, नहीं तो सोच के देखो कि डीएनए पॉलीमरेज इतनी मेहनत के साथ न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है और रिएक्शन रिवर्सिबल है, वो रिलीज हो जाएगा। तो वो जो है हमारे लिए यहाँ पे समस्या का कारण बन सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है डीएनए रेप्लिकेशन की वो इतनी होती है। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपका, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ये चीजें यहाँ अभी समझने की जरूरत नहीं है। जब हम केमिकल काइनेटिक्स जो है बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे तो वहां पे मैं ये समझाऊंगा। अभी बस इसको याद कर लीजिए कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है आपकी लगभग 10⁵ के आसपास। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जो आपकी रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल है लगभग। तो हमें क्या पता लगा, आपकी जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि एनर्जी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो आपके पास आंसर है पायरोफोस्फेट। पायरोफोस्फेट जो है, जब इन दोनों के बीटा और गामा फोस्फेट के बीच का ये बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी और उसी एनर्जी की वजह से डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल हो पाती है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो समझ में आ गई होगी। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं हमारा जो सबसे एंजाइम्स जो है, हमने यहाँ पे देख लिया कि जो मेन चीजें आपके पास थी वो क्या क्या थी। अब हम चलते हैं जो हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, लेट्स डिस्कस दैट डीएनए पॉलीमरेजेस। मैंने आपको बताया था कि बहुत तरह के एंजाइम होते हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है वो है डीएनए पॉलीमरेजेस। देखिए डीएनए पॉलीमरेज कोई एक प्रोटीन नहीं है, बल्कि ये एक फैमिली ऑफ प्रोटीन है। फैमिली ऑफ प्रोटीन। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, बैक्टीरिया के अंदर आपको आमतौर पे मतलब मेनली तो कहते हैं कि 3 ही होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, इसको आप पोल 2 भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है, डीएनए पोल 3। इनका अलग अलग फंक्शन है वो मैं आगे बताऊंगा। कहीं कहीं पे आपको डीएनए पोल 4 भी दिख जाएगा और डीएनए पोल 5 भी हो मिल सकता है। तो आप देखिए बैक्टीरिया के अंदर 5 डीएनए पॉलीमरेजेस हैं। तो इनको कंबाइन करके हम जो ये जो है फैमिली बनाते हैं, उस फैमिली को हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेजेस समझिए कि काफी तरह के होते हैं और ये सारे अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एक ही काम कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शन जो है ये करते हैं। और अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, मतलब कि यूकैरियोट्स में यीस्ट की बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, तो हमारे अंदर तो बहुत ही हैं, ज्यादा हैं। आपको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ईटा और ऐसे ऐसे बहुत हैं। ये तो मैंने एक्चुअली कम लिखे हैं, बहुत हैं। आई थिंक ह्यूमंस के अंदर 19 डीएनए पॉलीमरेजेस देखे जाते हैं। आई माइट बी रॉन्ग ऑन दैट, बट जो डीएनए पॉलीमरेजेस का नंबर है यूकैरियोट्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है। प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में आपको मेनली 5 ही देखने को मिलते हैं। ये आगे आएंगे, आगे हम इनको बिल्कुल डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस से। देखिए डीएनए पॉलीमरेजेस जो हैं, इनको मैंने आपको बताया कि इनको प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन की जो है जरूरत होती है, उसके बिना ये काम नहीं कर सकते। तो एक तो ये जरूरी चीज है डीएनए पॉलीमरेजेस के बारे में।
उसके साथ साथ जो दूसरी चीज यहाँ पे जानने वाली है कि इनका डीएनए पॉलीमरेजेस का इवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। ओके, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जो इवोल्यूशन हुआ है वो हुआ है आपका आरएनए पॉलीमरेज से। ओके, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है उससे आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बना और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से आपका डीएनए पॉलीमरेज बना। अच्छा, अगर कोई देखिए, अब सिंपल से मैं इसको यहां से ऐसे समझिए कि डीएनए है आपके पास और ये आरएनए है। ओके, जब डीएनए जो है, डीएनए को की आपको कॉपी करनी पड़े तो उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे आपके एंजाइम जो काम आते हैं उनको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस, जो डीएनए का यूज करके डीएनए ही बना दें। अगर आपको डीएनए से आरएनए बनाना है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होते हैं उनको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेजेस। आप आरएनए का यूज करके डीएनए भी बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आई थिंक पहली बार आई है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो आपका एंजाइम जो है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, सो देखिए, जो डीएनए पॉलीमरेज है उसका इवोल्यूशन जो है एट द एंड हम सीधा ये भी कह सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज से इवोल्यूशन हुआ है, और ये प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन के बिना काम नहीं कर सकता है। तो इसी के साथ हम मूव ऑन करते हैं। अब देखिए, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसी के साथ हम आगे जो चलने वाली चीजें हम देखते हैं आगे जाके कि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर मैं डीएनए पॉलीमरेज की बात करूं तो डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का होता है। अगर आपको ये शेप देख के किसी चीज की याद आ रही है तो जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी शेप जो है एक हाफ क्लोज्ड हैंड की होती है। ओके, हाफ क्लोज्ड हैंड की होती है। और डीएनए पॉलीमरेज जो है इसके 3 डोमेन होते हैं आपके। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज के 3 पार्ट कह सकते हैं आप, सिंपल अगर बेसिक भाषा में बात करूं, या फिर आप टेक्निकल वर्ड जो है यहाँ पे दैट इज डोमेन। जो डीएनए पॉलीमरेज है इसके आपके पास 3 डोमेन होते हैं, जैसे कि आपके हाथ में होते हैं। ये जो है ये आपका थंब डोमेन कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द थंब डोमेन। बीच में जो है आपकी हथेली है जिसको हम कहते हैं पाम डोमेन, और ये जो है आपकी ये फिंगर डोमेन है। इनमें से देखिए हर डोमेन का अपना एक फंक्शन है, हर डोमेन जो है अपना यहाँ पे काम कर रहा होता है। लेकिन एक बार हम जो है इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि बेसिक जो फंक्शनिंग है इनकी वो किस तरह से काम करती है। तो शुरू करते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है आपका वो क्या है, पाम डोमेन। पाम डोमेन जो है ये बना होता है बीटा शीट्स का। देखिए, अगर प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, ये भी बायोमोलिक्यूल यूनिट जब हम करेंगे तो वहां पे आएगा। प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर हैं ये काफी तरह के होते हैं, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है और क्वाटनरी भी हो सकता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरह के होते हैं आपके पास, बीटा शीट्स होंगे आपके पास और अल्फा हेलिक्स होंगे। ओके, तो अभी बस यहां तक ये समझ लीजिए कि ये बीटा शीट्स हैं और अल्फा हेलिक्स हैं। तो जो पाम डोमेन है वो आपका बना होता है बीटा शीट्स का। इसके ऊपर 2 साइट आपको देखने को मिलेंगी, कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट का दूसरा नाम आप एक्टिव साइट भी बोल सकते हैं यहाँ। और एक और साइट यहाँ मिलती है एक्सोन्यूक्लियस साइट। मैं इनको समझाऊंगा कि इनका मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कैटालिटिक साइट मतलब देखिए, आपका जो एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज है क्या, डीएनए पॉलीमरेज आपका एक एंजाइम है। और एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं आपके बायोकैटलिस्ट। अच्छा, बायोकैटलिस्ट जो है वो है तो कैटलिस्ट ही, मतलब कि वो कैटालिसिस करवाते हैं। वो आपके क्या करवाते हैं, कैटालिसिस। कैटालिसिस मतलब किसी रिएक्शन को होने में हेल्प करना बिना उसमें इन्वॉल्व हुए। ओके, तो यहाँ पे जो कैटालिटिक साइट है उसके ऊपर आपका जो ये वाली हमने चीज पढ़ी थी, यहाँ पे थोड़ा सा वापस चलते हैं। ये जो हमने पढ़ा था ये सब जो है आपका कैटालिटिक साइट पे हो रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी साइट मैंने मेंशन की है वो है एक्सोन्यूक्लियस साइट। तो यहाँ पे एक और नई टर्म है हमारे पास, एक्सोन्यूक्लियस साइट। तो इसको देखिए ऐसे समझिए, आपके पास न्यूक्लिक एसिड जो है
दो होते हैं आपके पास, डीएनए होता है और आरएनए होता है, ठीक है, दो तरह के होते हैं, आपके पास डीएनए है और आपके पास आरएनए भी है। जो न्यूक्लिक एसिड को खत्म करते हैं, ऐसे एंजाइम जो इनको डिस्ट्रॉय करते हैं, एंजाइम जो कि क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करते हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस। और न्यूक्लियेजेस अगेन दो टाइप के होते हैं आपके, आपके पास है एक्सोन्यूक्लियस और आपके पास है एंडोन्यूक्लियस। इनका समझते हैं कि इनका यहाँ पे क्या मतलब क्या है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस का। तो देखिए, लगा लीजिए कि ये आपके पास यहाँ पे एक डीएनए हम ले लेते हैं, ब्लडी हेल, ये आपके पास एक डीएनए है और हम एक्चुअली हमें एक और की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ये आपके पास दो डीएनए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो एक्सोन्यूक्लियस हैं। एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एक्सो मीन्स आउटसाइड या बाहर, और न्यूक्लियस मीन्स जो न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस की खासियत क्या होती है कि ये किनारे से लगते हैं, या तो इस साइड से लगेंगे या इस साइड से लगेंगे। ये आपके एंड से, किनारों से जो है शुरू करते हैं, ठीक है, और एक एक करके डीएनए को तोड़ता जाते हैं ऐसे, इसको एक एक करके जो न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए जो है पॉली न्यूक्लियोटाइड का बना है, एक एक न्यूक्लियोटाइड को तोड़ते हुए चलेंगे और डीएनए को या आरएनए को भी खत्म कर देंगे, ठीक है। आपके जो एंडोन्यूक्लियस हैं, एंडो का मतलब है अंदर, एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, ये डीएनए के बीच में जाके कहीं भी कट लगा सकते हैं। लगा लीजिए यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस में जो सबसे कॉमन होते हैं वो होते हैं, हम जिनका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब एंडोन्यूक्लियस तो आप समझ चुके होंगे कि डीएनए को डिस्ट्रॉय तो कर रहा है, लेकिन कट कहां लग रहा है, बीच में जाके उसके टुकड़े कर रहा है। जबकि जो एक्सोन्यूक्लियस है वो किनारों से शुरू करता है और एक एक करके कट, एक एक न्यूक्लियोटाइड को कट करता हुआ चलेगा। ओके, सो एक्सोन्यूक्लियस दो तरह के होते हैं आपके, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। अगर एक्सोन्यूक्लियस 5 प्राइम एंड से काटने लगा न्यूक्लियोटाइड्स को, एक एक को हटाने लगा और 3 प्राइम की तरफ जा रहा है, तो उस एक्सोन्यूक्लियस को हम कहेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। अगर एक्सोन्यूक्लियस 3 प्राइम एंड से स्टार्ट करता है और 5 प्राइम एंड की तरफ जा रहा है, तो उसको कहेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस जो है, उनमें जो सबसे कॉमन टाइप आता है आपका वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अब जैसा कि आप नाम में जा रहे हैं, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है, ये कहीं भी जाके कट नहीं लगा सकते, ये कहीं भी जाके कट नहीं लगा सकते, इनको चाहिए होती है स्पेसिफिक सीक्वेंस। इनको क्या चाहिए होती है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये उसी सीक्वेंस के ऊपर कट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बड़ा ही वेल नोन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसका नाम आप लोग मुझे सर्च करके बताएंगे, वो जो है जब उसको ये वाली साइट मिलती है, ये आपका 5 प्राइम एंड है, ये आपका 3 प्राइम एंड है, ये अगेन 5 प्राइम और ये आपका 3 प्राइम, जब उसको डीएनए में कहीं भी ऐसी सीक्वेंस दिखती है, वो उसको कट कर देता है, वो उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे कट कर देगा, इधर वाला अलग हो जाएगा और इधर वाला अलग हो जाएगा। तो एंडोन्यूक्लियस में जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, ये कहीं भी कट नहीं लगा सकते, ये स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर कट लगाते हैं, ओके। और एक्सोन्यूक्लियस जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, डिपेंडिंग कि किस साइड से उन्होंने शुरू किया है, ओके। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा। ये हम कुछ ज्यादा ही डिटेल में चले गए यहाँ पे, बट कोई दिक्कत नहीं है। वापस डीएनए पॉलीमरेज की तरफ आते हैं, हम पाम डोमेन पे डिस्कशन कर रहे थे हमारा, तो पाम डोमेन पे वापस आते हैं। हमारे पास जो पाम डोमेन है आपका, मैंने आपको बताया था कि पाम डोमेन जो है वो बना हुआ है आपका बीटा शीट्स का, जिसके ऊपर दो साइट आपकी प्रेजेंट होती हैं। कौन सी, आपके पास कैटालिटिक साइट है, कैटालिटिक साइट वो साइट है जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होती है, उसके साथ साथ आपके पास एक्सोन्यूक्लियस साइट। आप देख रहे हैं एक ही प्रोटीन अलग अलग फंक्शन प्ले करता है। एक्चुअली जो प्रोटीन्स होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं,
तो इनके अलग अलग डोमेन्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन प्ले करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पाम डोमेन के ऊपर आपके पास 2 साइट हैं। कैटालिटिक साइट जो है ये क्या करती है, कैटालिटिक साइट पे डीएनए पॉलीमराइजेशन होती है। डीएनए का बनना जो है, या डीएनए सिंथेसिस भी आप कह सकते हैं, वो आपका कैटालिटिक साइट पे होगा। अब मान लीजिए कि डीएनए के बनते वक्त आपके पास ऐसी सीक्वेंस है, ये टेम्पलेट है आपका, कुछ ऐसी सीक्वेंस है। अब यहाँ पे जुड़ना चाहिए टी, यहाँ पे जुड़ना चाहिए ए, और यहाँ भी ए आना चाहिए, लेकिन मान लीजिए डीएनए पॉलीमरेज ने गलती से यहाँ पे जी लगा दिया, तो इस जी को तो आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मिसमैच। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मिसमैच। मतलब कि होना चाहिए था कुछ, लेकिन मिसमैच हो गया, गलती से कोई और आ गया। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर आपके पास हो, तो एक्सोन्यूक्लियस साइट जो है, कैटालिटिक साइट की डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक्सोन्यूक्लियस साइट क्या करती है, अगेन मैंने बताया, ये किनारे से जो है एक एक न्यूक्लियोटाइड को हटाती हुई चलेगी। ठीक है, इसका एक्सोन्यूक्लियस नेचर है, और इसकी डायरेक्शन उल्टी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, क्योंकि लगा डायरेक्शन जो है डीएनए पॉलीमरेज की ये है, वो इस डायरेक्शन में नए नए न्यूक्लियोटाइड लगाता हुआ जा रहा है। अगर कुछ गलत हो गया तो हमें वापस उल्टा भी तो आना पड़ेगा ना। लगा लीजिए कुछ इस तरीके से है, यहां तक आपकी कंडीशन जो है सही चलती आ रही है, ये आपका 5 प्राइम एंड है, ये आपका 3 प्राइम एंड है, ये आपकी टेम्पलेट है। ओके, ये क्या है, आपकी टेम्पलेट है जो पेरेंट्स से आई है, पेरेंट्स डीएनए से आई है। अब लगा लीजिए कि यहाँ गलती से, यहाँ लगना तो चाहिए था कुछ और, बट यहाँ पे ये गलत बेस पेयर बन गया, और डीएनए जो है, अब डीएनए आगे चल रहा है, लेकिन डीएनए ने यहाँ पे देखा, ये मैं बताऊंगा कि डीएनए कैसे पता करता है कि गलत लग गया या सही लगा है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं मिसमैच रिपेयर। तो यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस जो है वो आता है, और वो अपनी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटी शो करता है, वो इस किनारे से एक एक न्यूक्लियोटाइड को हटाने लग जाता है, कुछ इस तरीके से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो वो एक एक को हटाएगा, पहले जैसे ये हट गया, सॉरी माय बैड, फिर ये हट गया, फिर ये हट जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि गलत को हटाया और रुक गया, नहीं नहीं, ये जब एक्सोन्यूक्लियस साइट जब अपना काम शुरू करती है, तो एक साथ 100-200 न्यूक्लियोटाइड को गायब कर देती है। वो सारे 100-200 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगी, और आपके पास कंडीशन ये बचेगी। तो मिसमैच रिपेयर जब होता है, तो आपकी एक्सोन्यूक्लियर साइट जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। वो आमतौर पे डीएनए रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में चल रही है, एक्सोन्यूक्लियस इस डायरेक्शन में चलता है, उल्टा चलता है, ताकि जो गलत आपका मिसमैच हो गया उसको ठीक कर दे। उसके बाद जब मिसमैच जो है वो निकल जाएगा, उसके बाद दोबारा से डीएनए, जो आपकी कैटालिटिक साइट है, वो डीएनए बनाना शुरू कर देगी। डीएनए बनाने की डायरेक्शन क्या है, देखिए 5 प्राइम से जा रहे हैं हम, और किस तरफ जा रहे हैं, 3 प्राइम की तरफ जा रहे हैं। तो डायरेक्शन क्या हुई, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैटालिटिक साइट और एक्सोन्यूक्लियर साइट का क्या क्या यहाँ पे फंक्शन है। इट इज क्वाइट इजी अगर मैं बात करूं यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं, वापस थोड़ा सा एक बार स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, या फिर हम चाहें तो बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। लेट मी जस्ट इरेज दीज थिंग्स। तो एक बार दोबारा से हम हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया कि एक हाफ क्लोज हैंड की तरह जो है यहाँ पे पोजीशन होगी। ये आपका पाम डोमेन है, ये आपका थंब डोमेन है, और ये आपके फिंगर डोमेन है। तो हम पाम डोमेन पे हैं। तो देखिए जो आपकी एक्टिव साइट है, जो कैटालिटिक साइट है, वो आपके यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होती है। ये क्या है आपकी, दिस इज कैटालिटिक साइट। ठीक है, जो आपकी एक्सोन्यूक्लियर साइट होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, थोड़ा सा किनारे पे। ये क्या है आपकी एक्सोन्यूक्लियस साइट। डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और आपका जो कैटालिटिक साइट है इसकी डायरेक्शन है आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, उसके बाद हम अगले डोमेन पे चलते हैं। देखिए हमारा जो अगला यहाँ पे डोमेन है, वो हम लेते हैं थंब डोमेन। ओके, तो थंब डोमेन में अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि मैं आपको कहूं कि इस पेन को, ये एक पेन है आपके पास, इसको पकड़िए, तो और मैं कहूं कि आपको फिंगर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, आपको फिंगर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। ये आपका हाथ है, यहाँ पे मैं बना ही देता हूं।
मैं कहूं कि आपको इस पेन को पकड़ना है लेकिन आपको फिंगर्स का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस चीज का यूज करेंगे, आप पाम का यूज करेंगे, अपनी हथेली का और अंगूठे का। यहाँ पे इसके इनके बीच में आप इसको पकड़ लेंगे ऐसे। तो थंब डोमेन जो है इसका यहाँ पे भी देखिए कैटालिटिक रोल नहीं है, इसकी कोई कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं, देयर इज नो कैटालिटिक एक्टिविटी। इसका रोल जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे हटके है, जैसा कि मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश भी की। जो थंब डोमेन है इसका काम होता है कि जो आपका प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है, प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन, उसको कैटालिटिक साइट पे मेंटेन रखना। अब इस यहाँ पे हमें एक एक्चुअली डीएनए बना ही लेना चाहिए, कुछ इस तरीके से होता है। ये आपकी टेम्पलेट है, यहाँ पे आपका प्राइमर लगा हुआ है, मान लीजिए ये आपका प्राइमर है, और यहाँ पे प्राइमर के साथ ये जो है नई स्ट्रैंड यहाँ पे बनती जा रही है। ओके, तो ये आपका जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है इसको सही जगह पे मेंटेन करके रखने का काम जो है आपके किसका है, थंब डोमेन का है। इसी के साथ ये एक और यहाँ पे पार्ट एक और रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, जो अभी अभी डीएनए बना है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, उसको पोजीशन में होल्ड करके रखना है, उसको उसकी पोजीशन को ये क्या करता है, ये मेंटेन रखता है। तो थंब डोमेन का यहाँ पे रोल काफी सिंपल है। देखिए वो क्या करता है, वो यहाँ पे पोजीशन मेंटेन रखता है दोनों चीजों की। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका फिंगर डोमेन। देखिए जो फिंगर डोमेन है ये आपका बना होता है अल्फा हेलिसिस का। देखिए असल में होता क्या है कि मैंने बताया आपको प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड के बनते हैं। जब अमीनो एसिड एक दूसरे से ऐसे जुड़ते हैं, यहाँ पे ये एक सर्कल जो है ये अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो कभी कभी हेलिक्स बना देते हैं, सिंगल हेलिक्स, डीएनए की तरह डबल हेलिक्स नहीं, सिंगल हेलिक्स, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ये बना देते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा हेलिक्स। तो जो आपका फिंगर डोमेन है वो अल्फा हेलिक्स का बना होता है। इसके भी यहाँ पे काफी रोल है। देखिए सबसे पहला रोल जो है वो है जो आपके नए डीएनटीपी जुड़ने के लिए आते हैं, इनकमिंग डीएनटीपी हैं, उनके साथ ये इंटरेक्शन करता है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे नया जो नए डीएनटीपी हैं वो लगा लीजिए कुछ इस तरीके से, मैं डीएनटीपी, ये क्या है आपका एक डीएनटीपी है, जो आता है वो फिंगर डोमेन के साथ इंटरेक्ट करेगा और फिंगर डोमेन जो है यहाँ पे इसकी बाइंडिंग करवाता है। इसके लिए इनफैक्ट मैं एक यहाँ पे डायग्राम का यूज करना चाहूंगा जो कि काफी अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि जो फिंगर डोमेन है उसका फंक्शन क्या है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे हम फिंगर डोमेन का समझेंगे कि यहाँ पे दो डायग्राम्स की एक्चुअली हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बनाने में मैं कहूँगा कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे। सो दैट्स व्हाई वी विल बी यूजिंग डायग्राम्स। ये हाँ हमारा पहला यहाँ पे पहला जो हमारा डायग्राम है इसका हम यूज करने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक डायग्राम की जरूरत हमें और पड़ेगी। तो ये जो हमारा डायग्राम है, इनको बड़ा करते हैं थोड़ा सा, देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पहले इस डायग्राम को हम समझेंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि तीन डोमेन है आपके पास, थंब डोमेन है, फिंगर डोमेन है, पाम डोमेन। ये जो ग्रे कलर में आपको दिख रही है ये आपकी टेम्पलेट है, और जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है ये प्राइमर है, या आप कह सकते हैं कि जो नया डीएनए की स्ट्रैंड जो बन रही है वो है। तो जो फिंगर डोमेन है इसका मैंने फंक्शन बताया, जो इनकमिंग डीएनटीपी है। तो फिंगर डोमेन का यहाँ पे स्ट्रक्चर ये देखिए, ये अल्फा हेलिसेस है। अल्फा हेलिसेस कुछ इस तरह के रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये अमीनो एसिड के बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, तो अमीनो एसिड जो है वो एक ऐसे हेलिक्स में ओरिएंटेड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बता समझाने की कोशिश भी की, ये वाला। तो जो देखिए आपका इनकमिंग डीएनटीपी है, अगर इस डायग्राम को हम चाहें तो थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं समझने के लिए। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, समझिएगा ध्यान से। जो इनकमिंग डीएनटीपी है ये उसके तीन फॉस्फेट ग्रुप हैं, ये आपका गामा है, ये बीटा है, ये अल्फा है। इसके ऊपर ये जो आपका फिंगर डोमेन के अल्फा हेलिसेस होते हैं, इसके ऊपर अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। आपके पास अमीनो एसिड आर्जिनिन है, लाइसिन है। आपके पास यहाँ पे दो कौन से हैं, आपके पास आर्जिनिन है और लाइसिन है। उसके साथ साथ आपके पास जो है टायरोसिन भी है।
ये अमीनो एसिड है, ये क्या है आपके अमीनो एसिड्स। जो आर्जिनिन और लाइसिन है इनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज है यहाँ पे आपके पास? पॉजिटिव चार्ज। जो टायरोसिन है इसके पास बेंजीन की रिंग होती है, इसके पास बेंजीन की रिंग होती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, तो जब इनकमिंग जो डीएनटीपी है जो आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है इनकमिंग डीएनटीपी है आपके पास, वो यहाँ पे जुड़ना चाहेगा। ये आपका 3 प्राइम OH ग्रुप है, मैंने बताया था 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है प्राइमर का, ग्रीन कलर में प्राइमर है आपके पास, वहां पे आपका इनकमिंग डीएनटीपी जुड़ेगा और जो बॉन्ड है वो बनेगा अल्फा फोस्फेट के बीच में और OH ग्रुप के बीच में। इन दोनों के बीच में यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो होगी। ओके, तो जैसे ही आप लगा लीजिए ये आया आपका डीएनटीपी, यहाँ पे आपके पास ग्वेनाइन है और यहाँ पे आपके पास साइटोसिन है, तो इनके बीच में बेस पेयरिंग तो हो ही जाएगी। तो आमतौर पे जो फिंगर डोमेन है वो ओपन पोजीशन में रहता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ओपन पोजीशन मतलब कि जो आपका हाथ है, जो मैंने आपको बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज की जो शेप है वो एक हैंड जैसी है, वो कुछ इस तरीके से रहती है। लेकिन जैसे ही करेक्ट डीएनटीपी आता है, यहाँ पे 40 डिग्री से मूवमेंट होती है, 40 डिग्री की यहाँ पे मूवमेंट होती है, ये आपकी ओपन पोजीशन है। और जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है वो एक तरह से बंद कर देता है, कुछ इस तरीके से आपकी पोजीशन जो है आ जाती है। ओके, जो फिंगर्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं, जैसे आप हाथ को बंद करते हैं वैसे ही, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक्चुअली और जूम यहाँ पे करना चाहिए। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो बीटा और गामा फोस्फेट है यहाँ पे, ये आपके पास जो बीटा फोस्फेट है और जो गामा फोस्फेट है, हमें पता है कि फोस्फेट के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे आर्जिनिन और लाइसिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो लाइसिन और आर्जिनिन है, ये जो आपका पायरोफोस्फेट है जो कि निकलने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो आपके किसके बीच में होगी? अल्फा फोस्फेट और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ अटैक भी लग रहा है। तो जो लाइसिन और आर्जिनिन है वो जो ये जो पायरोफोस्फेट बन रहा है, इसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। ओके, जो पायरोफोस्फेट बनता है उसको स्टेबलाइजेशन में उसकी हेल्प करती है। जो टायरोसिन की बेंजीन रिंग है वो स्टैकिंग इंटरेक्शन करती है। वो क्या करती है? स्टैकिंग इंटरेक्शन। स्टैकिंग इंटरेक्शन होता क्या है? दो फ्लैट रिंग्स के बीच में, दो एरोमेटिक रिंग्स के बीच में ये इंटरेक्शन होती है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें पता है कि ग्वेनाइन के स्ट्रक्चर में भी, अगर मैं ग्वेनाइन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊं, मैंने कल भी आपको बताया था, तो उसका भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। उसके अंदर उसके पास हेट्रोसाइक्लिक दो एरोमेटिक रिंग होती हैं। तो जो टायरोसिन की रिंग है यहाँ पे, ये जो टायरोसिन की रिंग है और जो ग्वेनाइन की रिंग है, इनके बीच में ऐसे स्टैकिंग इंटरेक्शन होती हैं। और ये जब आपका जो फिंगर डोमेन है वो क्लोज पोजीशन में आता है, तो वो डीएनटीपी को एक तरह से फिक्स कर देता है। तो जैसे ही ये जुड़ जाएगा, वापस ये जो आपकी फिंगर डोमेन है वो वापस चली जाएगी, ओपन पोजीशन दोबारा आ जाएगी, फिर नया डीएनटीपी आएगा, फिर क्लोज हो जाएगा, फिर खुल जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पे हाथ का बंद होना और खुलना चलता रहेगा। सो इस तरीके से जो है फिंगर डोमेन आपके फंक्शन करते हैं। इसके साथ साथ फिंगर डोमेन एक और चीज कर रहा है यहाँ पे, हम इस डायग्राम के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो टेम्पलेट है, यहाँ पे क्या है आपके पास? जो टेम्पलेट है आपके पास, ये टेम्पलेट की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये सीधी आते आते एकदम से बेंड हो गई है। पहले ऐसे आ रही है और फिर एकदम से बेंड हो गई है। यहाँ पे एकदम से 90 डिग्री का चेंज आ जाता है। ये चेंज भी जो है आपका फिंगर डोमेन के, अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं तो आपका जो ये ऐसे टेम्पलेट डीएनए आ रहा था और यहाँ पे एकदम से ऐसे मुड़ गया। ठीक है, इसके ऊपर आपका प्राइमर प्रेजेंट है, ये आपका प्राइमर भी बना देते हैं। ये लीजिए, प्राइमर भी बन गया आपका। और यहाँ पे आपका जो इनकमिंग डीएनटीपी है, इनकमिंग डीएनटीपी है वो ये आपका मैंने जो यहाँ पे बनाया है, ये है आपका इनकमिंग डीएनटीपी। जो इनकमिंग डीएनटीपी है वो यहाँ पे जुड़ने वाला है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, और यहाँ पे बेस पेयरिंग हो चुकी है ऑलरेडी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री का एक बेंड आ रहा है। जो आपकी टेम्पलेट है वो सीधी जाती जाती एकदम से मुड़ गई। ये किसकी वजह से होता है? ये आपका, ये भी फिंगर डोमेन की वजह से ही होता है। फिंगर डोमेन की वजह, फिंगर डोमेन जो है वो टेम्पलेट को, जो आपकी पर्पल कलर में ये आपका टेम्पलेट है,
और जो ग्रीन कलर है ये आपका प्राइमर है। ओके, क्योंकि प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन पे ही हो रही है ना सब कुछ। तो जो टेम्पलेट है उसके अंदर ये 90 डिग्री का एकदम से टर्न आ जाता है। इसका कारण है, कारण क्या है, लगा लीजिए कि यहां पे आपके पास ए है और यहां पे आपके पास ए है, ऊपर से क्या आ रहा है, ऊपर से आपके पास टी आ रहा है। अब वो चाहे तो यहां भी जुड़ सकता था और यहां भी जुड़ सकता था, है ना। तो ये 90 डिग्री का जो टर्न है, जैसा कि आप यहां पे देख भी पा रहे हैं, जो ये 90 डिग्री का यहाँ पे टर्न है, ये इसलिए किया जाता है कि जो आपका इनकमिंग डीएनटीपी है, जो इनकमिंग डीएनटीपी है वो सिर्फ इसी पे जुड़े, यहाँ पे ये जुड़े लेकिन इस पे ना जुड़े। ठीक है, तो 90 डिग्री के टर्न की वजह से ये जो चीजें हैं ये अवेलेबल नहीं होती, सिर्फ आपके पास यही पोजीशन अवेलेबल है, यहाँ पे जुड़ सकते हैं आप। ओके, तो ये थे आपके फंक्शंस जो हैं इनकमिंग सॉरी फिंगर डोमेन के। तो हमने थंब डोमेन कर लिया है, हमने फिंगर डोमेन कर लिया है। आई होप कि इसमें किसी को कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं है, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। इसी के साथ देखिए आई थिंक हमें जो है हमारा ये वाला जो सेशन है हमें यहीं पे फिनिश करना चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं हमने आज क्या क्या जो है किया है। देखिए हमने सबसे पहले जो सेकंड सबस्ट्रेट है आपका प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है, उसके बारे में पढ़ा कि प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन होता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, डीएनए पॉलीमरेज को जरूरत क्यों पड़ती है। हमने पढ़ा कि प्राइमर क्या होते हैं, प्राइमर बनाता कौन है, प्राइमेजेस। ओके, और उसके बाद हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री बिहाइंड डीएनए रेप्लिकेशन, केमिस्ट्री बिहाइंड डीएनए रेप्लिकेशन की, डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो एक्चुअली में होती कैसे है वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये देखा कि पायरोफॉस्फेट का क्या रोल है। उसके बाद हम आगे हैं हमारे डीएनए पॉलीमरेज पे। हमने डीएनए पॉलीमरेज की शेप पढ़ी, उसकी हमने 3 डोमेन पढ़े अलग अलग। आपके पास पाम डोमेन था, आपके पास थंब डोमेन था और आपके पास फिंगर डोमेन था। ओके, आज का जो सेशन है हम यहीं पे ओवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं अब पहले ही बता देता हूँ आपको, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज के बारे में ही थोड़ा सा और पढ़ेंगे। हम डीएनए पॉलीमरेज की अलग अलग कैपेबिलिटीज को जानेंगे। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो बड़ा ही यू कैन से एक शातिर एंजाइम है। ये डीएनटीपी और आरएनटीपी, देखिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय एक चीज के, यहाँ पे 2 प्राइम के ऊपर OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, इसके अंदर नहीं होता है। तो इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज फिर भी पहचान लेता है कि ये डीएनटीपी है या ये आरएनटीपी है। ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि करेक्ट बेस पेयरिंग और इनकरेक्ट बेस पेयरिंग को हमारा जो पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, वो कैसे पहचानता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है आपके डीएनए पॉलीमरेज की, जो एक्सोन्यूक्लियस साइट है वो काम कैसे करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो आयंस हैं, डीएनए पॉलीमरेज के अंदर 2 आयन मिलते हैं आपको, या तो 2 मैग्नीशियम के आयन मिलेंगे, या तो 2 आपके पास मैग्नीशियम के आयन होंगे, या फिर 2 जिंक के आयन होंगे। इनका क्या रोल है, ये यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है, ओके, और ये यहाँ पे क्या जो है फंक्शन कर रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज का प्रोसेसिव नेचर। सो ये यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, कल के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, द प्रोसेसिव नेचर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो आई होप कि आपका ये वाला सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन इफ यू वांट टू गेट नोटिफाइड फॉर न्यू वीडियोस एज सून एज दे आर अपलोडेड। थैंक यू।